हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आप सभी का फिर से इस सेशन के अंदर हार्दिक स्वागत। आपको पता है कि अपन मॉडल पेपर सोल्व कर रहे थे और रीट लेवल 1 के जो अभी तक एग्जाम में आए थे वो सारे सोल्व कर दिए। अब 2 वाले पेपर भी अपन देख लेते हैं। पहला पेपर है अपने पास में 2022 का, है ना। पेपर करते करते हम पीछे आते हैं। 2022 का जो आपके पहला पेपर आया था और उस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे उनको अपन हल्का हल्का सा क्या करेंगे, आपके सॉल्व करते हैं। चलिएगा, बात करें आपके आज के क्लास के पहले प्रश्न की, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न कहता है आपको विकास का कौन सा आयाम नॉर्म चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। इनमें से आपके देखो विकास के आयाम दे रखे हैं। आपको पता है विकास के कितने आयाम होते हैं या पहलू होते हैं। तो विकास का एक आयाम होता है शारीरिक विकास, एक होता है मानसिक विकास, एक होता है भाषा विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, संप्रत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। ये सभी जो है ना आपके क्या कहलाते हैं, तो विकास के पहलू कहलाते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई इसमें से चोम्स्की ने आपके कौन से पहलू को प्रभावित किया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जब भी आपके चोम्स्की का नाम आता है तो आपके सामने एक ही चीज आनी चाहिए मेरे हिसाब से, और वो है आपके बहुभाषा का सिद्धांत। भाई कौन सी चीज आनी चाहिए आपके चोम्स्की का नाम आती हमारे सामने एक ही चीज आती है जिसको अपन कहते हैं बहुभाषा का सिद्धांत। भाई कौन सा सिद्धांत कहेंगे? बहुभाषा का क्या कहेंगे? आपके सिद्धांत कहेंगे। तो ध्यान रखना कि बहुभाषा का सिद्धांत किसने दिया था? आपके चोम्स्की ने दिया था। इन्होंने कहा कि बालक का जब जन्म होता है तो उसके मस्तिष्क में एक भाषाई यंत्र पाया जाता है। इस भाषाई यंत्र के कारण बालक को एक से अधिक भाषा सिखाई जा सकती है और इसी यंत्र के कारण वो शिक्षा जो है अधिक ग्रहण करता है। वाइगोत्स्की भी देते बहुभाषा का सिद्धांत, लेकिन वाइगोत्स्की तो कहते हैं कि भाषा संप्रेषण के द्वारा सिखाई जा सकती है। और ये जो जोर देते वो किसके ऊपर जोर देते दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये आपके किसके ऊपर जोर देंगे? तो ये आपके जो जोर देंगे वो आपके बहुभाषा में भाषा यंत्र पर। तो यहाँ पे इन्होंने किस चीज के ऊपर जोर दिया? तो आपका सही विकल्प सही हो जाएगा, आपके भाषा विकास। नैतिक विकास के अंतर्गत अपन नैतिक विकास के अंतर्गत सबसे बड़ा नाम जो अपन पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं? तो कॉलबर का नाम, है ना। सबसे बड़ा नाम जो आता है हमारे सामने वो कौन सा आता है? आपके कॉलबर के सिद्धांत को पढ़ते हैं। सांवेगिक विकास के अंतर्गत सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है ब्रिजेज का सिद्धांत। भी किसका सिद्धांत पढ़ते हैं अपन? हाँ, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे बड़ा सिद्धांत जो हमारे सामने आता है वो अपन पढ़ते हैं जीन पियाजे का। ये आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो इसका संबंध जो रहा वो किससे रहेगा? आपके भाषा विकास से रहेगा। ये विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है अपन को? स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं और फिर आपके दे रखे हैं 4 ऑप्शन। क्या प्रश्न पूछ रखा है मेरे दोस्तों? आपके यहां पे प्रश्न पूछा गया है कि स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। स्वभाव में आधारभूत रूप से व्यक्तिगत भिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। अधिगमित, जन्मजात, अधिग्रहित या सांस्कृतिक। देखो, आधारभूत का मतलब क्या होता है? जिसके आधार पर हम व्यक्ति को अलग कर देते हैं। जैसे ये काला है, ये गोरा है, ये सफेद है ना, ये सांवला है, इसकी लंबाई ज्यादा है, ये बौना है, ये मोटा है, ये पतला है ना, इसका चेहरा सपाट है, इसका चेहरा गोल है ना। ये जो होती है व्यक्तिगत भिन्नताएं उनको कहते हैं आधारभूत, जिनसे मूल चीजों का उनका क्या चल जाता है? आपके पता चल जाता है। तो बताओ, स्वभाव में जो आपके व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो आधारभूत होती है, अब कई बार ऐसे होती है कि कोई चीजें जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पेरेंट्स से मिलती जुलती बच्चों के अंदर आ जाती है, जिससे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो जाता है। ये सारी जो चीजें कहलाती है वो आधारभूत कहलाती है। अब देखो, आधारभूत कभी अधिगमित तो नहीं होती है। तो ये पूछा कि कौन सी होती है? तो ये सारी जो होती है वो कौन सी होती है? जन्मजात होती है। भाई आधारभूत विशेषताएं जितनी भी होती है ना व्यक्ति व्यवहार के अंतर्गत, वो सारी की सारी कौन सी होती है? तो वो सारी की सारी आपके जन्मजात मानी जाएगी, अधिगमित नहीं होती है ना। नहीं ये आपके अधिग्रहित होती है, नहीं ये सांस्कृतिक होती है। ये जितनी भी होती है वो कौन सी होती है मेरे दोस्तों? जन्मजात होती है। तो यहां पे आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? जन्मजात। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है।
किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। आपके सामने चार विकल्प दे रखे हैं, जिसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने व्यक्तित्व का कोई भी सिद्धांत नहीं दिया, व्यक्तित्व का एक भी सिद्धांत नहीं दिया, ऐसा कौन व्यक्ति है, आपको यह बताना है। आपको यह ध्यान रखना है, ऑप्शन एक बी एफ स्किनर, सिगमंड फ्रायड, है ना, गॉर्डन आलपोर्ट या रेमंड बी केटल। तो देखो, केटल की बात की जाए तो अपन को पता है कि इसने आपके शील गुण का सिद्धांत दिया था। इसने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा दिया था मेरे दोस्तों, इसने आपके सिद्धांत दिया था शील गुण का सिद्धांत। दो प्रकार के शील गुण बताए थे, आपको याद हो तो, एक सतही शील गुण बताया था और एक कौन सा बताया था, आपके मूल शील गुण बताया था। और इसी ने आपके 16 पीए प्रश्नावली का भी क्या किया था मेरे दोस्तों, निर्माण किया था। मतलब रेमंड केटल ने तो आपके व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है। आलपोर्ट ने जो दिया है, इसने भी आपके कौन सा सिद्धांत दिया था बताओ, इसने भी आपके शील गुण का सिद्धांत दिया था। तीन शील गुण बताए थे इन्होंने, है ना, कौन सा बताया था बताओ, एक तो बताया था केंद्रीय, एक बताया था प्रधान और एक बताया था गौण। तीन प्रकार के शील गुण का निर्माण किसने किया था बताओ, आलपोर्ट ने, है ना। व्यक्तित्व की सबसे अच्छी परिभाषा भी किसने दी थी, आलपोर्ट ने, है ना, तो इसने भी दिया था। सिगमंड फ्रायड ने बिल्कुल बताए थे, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए थे, ईड, ईगो और कौन सा बताया था आपके, सुपर ईगो। ये बताने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये था आपके सिगमंड फ्रायड। यहां पे किसने कोई सिद्धांत नहीं दिया, बी एफ स्किनर ने व्यक्तित्व का कोई सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि इसने जो सिद्धांत दिया था वो किसका दिया था, अधिगम का दिया था, और उसका नाम है आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कौन सा सिद्धांत दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसके अंतर्गत इन्होंने सबसे ज्यादा पुनर्बलन या प्रबलीकरण को क्या माना, सीखने में महत्वपूर्ण माना। तो यहां पे यही पूछा है कि प्रतिपादित नहीं किया तो कौन सा नहीं किया, बी एफ स्किनर। बताओ, मुर्रे तथा मॉर्गन के द्वारा कौन सा परीक्षण आपके निर्मित किया गया, यह आपको बताना है ना। हाँ, बताओ, मॉर्गन और मुर्रे द्वारा ये आपके कौन सा परीक्षण जो है आपके निर्माण किया गया, ये आपको बताना है ना। आपको पता है कि मॉर्गन और मुर्रे की जब भी बात आती है तो आपके सामने प्रासंगिक बोध परीक्षण निकल करके आता है ना। प्रासंगिक बोध परीक्षण जो दिया था वो किसने दिया था, आपके मॉर्गन और मुर्रे ने दिया था, जिसमें आपके 30+1 कार्ड की बात होती है ना। हालांकि इसका जो मेन काम जो किया था वो तो मुर्रे ने किया था, मॉर्गन ने तो इसका केवल क्या किया था, आपके संशोधन किया था। तो आपको यहां पे ही ध्यान रखना है कि मॉर्गन और मुर्रे की बात आती है तो यहां पे किसका होगा। देखो, चित्रकुंठा परीक्षण तो आपके किसने दिया था, तो चित्रकुंठा परीक्षण देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, आपके रोजनविंग। भाई किसने दिया था, रोजनविंग। 16 व्यक्तित्व के आयाम किसने दिए थे, तो 16 व्यक्तित्व के आयाम देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था बताओ, केटल। भाई किसने दिया था, आपके केटल। अब आपके वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया था, टेंडलर ने, है ना। इसके साथ में बाकी के भी नाम आते हैं आपके, है ना। उसके इसको जो व्यापक रूप में तो जुंग और सिगमंड फ्रायड लेकर के गए थे, लेकिन टेंडलर के संप्रत्यय पर आधारित इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। अब देखो, 3 का पता चल गया, तो बता कौन सा है आपके पास में, कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण। देखो, ये आपके ठीक वैसे ही है। कथानक क्या होता है कि आपको कार्ड को देख करके उसके आधार पर एक कहानी या एक कथा का क्या करना होता है, निर्माण करना होता है। तो इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। अब देखो, कोई बात नहीं, ये अपन को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैंने कहा ना, आपके जो ज्ञान आपके पास में जो है, आपकी जो अनुभूतियां हैं, उस अनुभूतियों के आधार पे भी आप प्रश्न के उत्तर सही दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको वो आए। देखो, आपको ये बताओ, चित्रकुंठा परीक्षण आपको पता चल गया होगा, वाक्य पूर्ति परीक्षण चल गया, 16 व्यक्ति तो 16 पीएफ चल गया। बताओ, ये तीनों निकाल दिए तो चौथा अपने आप सही निकला कि नहीं निकला, है ना। कभी आपको सही उत्तर नहीं मिल रहा है ना, तो आप जो बाकी के ऑप्शन दे रखे ना, उनको काटने का प्रयास करो, उनका संबंध जोड़ करके उनको हटाने का प्रयास करो। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर थोड़ी सी एक कौशल या एक स्किल्स आएगी कि जिससे प्रश्नों को आप सही उत्तर देने में थोड़े से क्या बन जाओ, सक्षम बन जाओ। तो बिल्कुल यहां पे सी विकल्प अपना क्या होगा मेरे दोस्तों, सही होगा। एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है, यहां पे किससे संबंधित पूछा है मेरे दोस्तों, वृद्धि से पूछा है। भाई किससे पूछा है, आपकी वृद्धि से। बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जिसका संबंध किससे नहीं है मेरे दोस्तों, आपके वृद्धि से नहीं है। देखिएगा, वृद्धि का मतलब होता है आपके शारीरिक विकास। भाई किससे होता है, आपके शारीरिक विकास, यानी कि शरीर की आवश्यकता से आपके माना जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, वृद्धि।
अब देखो पोषण, बिल्कुल यदि आपके खान पीन अगर सही नहीं होगी तो वृद्धि प्रभावित करेगी। शारीरिक निर्माण में पोषण की भूमिकाएं होती है, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य भी जरूरी है। एक अस्वस्थ व्यक्ति का वृद्धि जो है, शारीरिक विकास है, इतना अच्छा नहीं हो पाता। निद्रा भी जरूरी है शरीर के लिए। अब ये तीनों यदि आपके वृद्धि से संबंधित हैं तो बचा हुआ आपके अधिवास जो होगा वो किसके अंतर्गत माना जाएगा? ये आपके इसके अंतर्गत माना नहीं जाएगा। ये एक आप यूं कह सकते हो कि मानसिक संप्रति निर्माण की प्रक्रिया है अधिवास। तो इसके अंतर्गत आपके ये बाकी ये तीनों जो बच्चे उसका संबंध तो वृद्धि से है और अधिवास का संबंध जो होगा वो आपके वृद्धि से नहीं होगा। तो यहां पे आपका उत्तर सही हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त या वाचिक परीक्षण भी कहलाता है? बताओ, सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण, ये भी मैंने पढ़ा रखा है आपके। हाँ, चीज तो आपको बहुत कम बार ऐसा होगा। हाँ, कौन सा बुद्धिमत्ता का परीक्षण संस्कृति मुक्त परीक्षण भी कहलाता है? यहां वाचिक परीक्षण है नहीं। हाँ बिल्कुल, आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण यानी कि बुद्धि का समूह परीक्षण, वेस्लर का जो आपको WAIS दिया जाता है वो, भाटिया का बैटरी बुद्धि परीक्षण या स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। यहां पे सही उत्तर आपके माना गया था वो कौन सा माना गया था? आपके रेबिन ने, आपको पता हो तो है ना, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बनाए थे और दो प्रकार के बनाए थे है ना। एक तो जो था वो कौन सा था? आपके रंगीन मैट्रिसेस, और एक जो बनाया था वो कौन सा बनाया था? आपके स्टैंडर्ड, है ना। इस स्टैंडर्ड को, हालांकि संस्कृति मुक्त परीक्षण आपके अलग भी आता है, लेकिन संस्कृति मुक्त वाचिक परीक्षण जो कहा जाता है स्टैंडर्ड को भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जिसमें वयस्क की बुद्धि का मापन किया जाता था। वयस्क लोगों की बुद्धि का क्या किया जाता था? वयस्क लोगों की बुद्धि का यहां पे आपके मापन किया जाता था। रंगीन में जो किया जाता था वो किसका किया जाता था? तो ध्यान रखना यहां पे बच्चों की बुद्धि का क्या किया जाता था मापन। तो यहां पे डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं में गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। अब यहां पे देखिएगा, गार्डनर की यदि आपके बात आती है मेरे दोस्तों, तो आपको पता है कि गार्डनर ने आपके बहु कारक का सिद्धांत, बहुबुद्धि का जो है क्या दिया था मेरे दोस्तों? सिद्धांत दिया था। भाई कौन सा सिद्धांत दिया था? आपके बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। और आपको पता है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत में पहले इन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे, फिर एक प्रकार और जोड़ दिया, फिर एक प्रकार और जोड़ दिया। तो वर्तमान में इसके टोटल कितने हो गए? आपके 9 प्रकार हो गए। उसमें से कौन सा नहीं है? तो आपको पता है अंतर्व्यक्तित्व, बिल्कुल दोनों है। अंतर्व्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक दोनों मानी जाती है ना। आप यूं कह सकते हो कि खुद को जानने के लिए और दूसरों को जानने के लिए दोनों बताई थी, तो यह नहीं होगा। प्राकृतिक बुद्धि, बिल्कुल इन्होंने यहां पे 9वें नंबर पर जो जोड़ी थी वो कौन सी जोड़ी थी? प्राकृतिक बुद्धि, जिनका संबंध प्रकृति से होता है। उन लोगों में जो बुद्धि पाई जाती है उसको कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तो उसको आपके प्राकृतिक बुद्धि कहा जाता है। यह भी सही था। अस्तित्वकारी, तो बिल्कुल अस्तित्ववादी आपके ये इस जगह पर जो जोड़ी थी उस बुद्धि का नाम क्या था? आपके अस्तित्ववादी था। कौन सी बुद्धि नहीं जोड़ी? सांवेगिक बुद्धि का कोई संबंध नहीं था, है ना। अंतर्व्यक्तिक है ना, व्यक्तिगत, ये आपके व्यक्तिगत आत्मना, व्यक्तिगत, अन्य, प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी, तार्किक, है ना, ये सारी संगीतज्ञ, ये सारी बुद्धियां, शारीरिक, गतिक, ये सारी जो प्रकार दिए थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? तो वो हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिए गए थे। तो यहां पे कौन सा प्रकार नहीं है आपसे ये पूछा है, तो आपको राइट कर देना है कि सांवेगिक यहां पर नहीं होगा। रचनात्मक चिंतन कौन से प्रकार से संबंधित है? रचनात्मक चिंतन जो है वो किस प्रकार से, रचनात्मक चिंतन में कौन से प्रकार से संबंधित है ना। अत्यधिक चिंतन, अधिचिंतन, विमर्शी चिंतन या अपसारी चिंतन, कौन से चिंतन से माना जाएगा? देखो आपको यहां पे मैं आपको बता दूं कि एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने यह कहा था कि भाई 2 प्रकार के चिंतन होते हैं। एक चिंतन को कहा जाता है आपके अपसारी चिंतन। यह अपसारी चिंतन जो होता है वो आपके बहुविध भी होता है। इसको क्या कहा जाता है? आपके बहुविध चिंतन भी कहा जाता है। एक चिंतन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो एक चिंतन जो होता है उसको कहा जाता है अभिसारी चिंतन। इस अभिसारी चिंतन को अपन कौन सा चिंतन कह सकते हैं? तो इसको अपन एक विध चिंतन भी जो है आपके कह सकते हैं। अब देखो अपसारी चिंतन की यदि बात की जाए मेरे दोस्तों, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अपसारी चिंतन जो होता है वो आपके सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है।
कौन से बालकों में पाया जाता है? तो वो आपके सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है। और अभिसारी चिंतन जो होता है वो आपके प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालक एक दिशा में चिंतन करते हैं, जबकि सृजनात्मक बालक आपके कई दिशा में चिंतन करते हैं। इसीलिए प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक, भले ही उनका IQ सामान्य से अधिक होता है, लेकिन उसके बाद भी वो कौन सा बालक नहीं हो पाता? तो वो कभी भी सृजनात्मक बालक नहीं होता है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा चिंतन करेगा। तो आपके रचनात्मक का मतलब वही रचना करना, सृजनात्मकता, तो उस बालक में कौन सा चिंतन पाया जाएगा? बताओ। तो ध्यान रखना, उस बालक के अंदर आपके अवसारी चिंतन जो है पाया जाएगा। करेक्ट। चलिएगा, आज आपको क्लास का बड़ा मजा भी आएगा। कमेंट वमेंट भी नहीं है, हाँ, पढ़ना भी नहीं है। आज नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी, रिकॉर्डेड चल रही है ना। हाँ, ये ध्यान रखना, क्लास देखते वक्त मैं तो हालांकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो बीच में बता रहा हूँ। आज ब्लॉक करने की प्रबल संभावनाएं आपकी सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि मेरी क्लास में ही देखूंगा, मेरे हाथ में बना हुआ रहेगा फोन, है ना। देख लेना, खट 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 बच्चे क्या होते जाएंगे आज। हाँ, एग्जाम टाइम पर ऐसा न हो। हाँ, तो कमेंट वमेंट करने का थोड़ा सा है ना ध्यान रखना। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया, है ना। प्रश्न पूछा गया है आपसे, आपको इसका उत्तर बताना है। मानसिक विमंदित पद, मानसिक विमंदित का मतलब होता है मानसिक रूप से जो कमजोर होते हैं उनका संबंध आपके किससे जोड़ा गया है? मानसिक मंदता, इसको क्या कहते हैं? मानसिक मंदता। मानसिक मंदता, मानसिक मंदता का मतलब होता है व्यक्ति का बुद्धि से कमजोर होना। मानसिक मंदता का साफ अर्थ क्या है आपके? तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका अर्थ होता है बुद्धि से पूरा का पूरा क्या होना? कमजोर। मानसिक मंदता ग्रेड 2 में एक अलग से टॉपिक भी आता है। तो मानसिक मंदता का मतलब होता है व्यक्ति का बौद्धिक रूप से क्या हो जाना? कमजोर हो जाना। तो बौद्धिक की प्रतिकूलता या पिछड़ापन या मानसिक कमजोरी नहीं है, बल्कि ये क्या कहलाएगी? आपकी बौद्धिक अयोग्यता कहलाएगी, कि हम बुद्धि से कोई विशेष कार्य जो किए जाते हैं वो कार्य हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम बौद्धिक रूप से क्या है? कमजोर हैं। तो यहां पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मानसिक मंदता का मतलब व्यक्ति का बौद्धिक रूप से क्या होना? एक तरीके से कमजोर होना। तो यहां पे आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पूछा है ना। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा, आपको यह पता है कि व्यक्तित्व के सिद्धांत के अनुसार हम जो अवधारणा बनाई है कि व्यक्तित्व के सिद्धांत के आधार पर, कि हाँ, इस आधार पर हम व्यक्तित्व की पहचान करेंगे, उसमें से कौन सी अवधारणा इन चारों में से नहीं है? अस्थिर, सामान्य, अस्थाई या अनूठा। इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आपके व्यक्तित्व की अवधारणा नहीं मानती? देखो, व्यक्तित्व की जांच कभी भी सामान्य गुणों के आधार पर नहीं होती। किसके आधार पर नहीं होती? आपके सामान्य गुण के आधार पर नहीं की जा सकती। आप ये कहते हो कि बताओ सामान्य गुण का मतलब क्या हो गया? सामान्य गुण जो सभी में पाए जाते हैं। भाई, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अलग है, ये यदि अपन को पता लगाना है तो हम सामान्य चीज के आधार पर कैसे पता लगाएंगे? जो चीज सब में पाई जाती है, जनरल का मतलब औसतन लोगों में वो चीज पाई जाती है। अब औसतन लोगों के अंदर यदि वो चीज पाई जाती है तो उसके आधार पर हम किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व का या उसके व्यक्तित्व की गुणवत्ता का पता कैसे लगाएंगे? तो इसीलिए सामान्य नाम की जनरल चीज की कोई यहां पे नहीं है। भाई, जो चीज सब में है, भाई अपन ये कहते हैं ना, नॉर्मल कोई भी बात है कि किसी के लिए भी कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी गुण में अच्छा होता है। अब इससे कैसे पता लगाएंगे? हमें व्यक्तित्व अच्छा है कि नहीं है, उसके मूल गुणों को पता लगाना पड़ेगा कि क्या अलग है, क्या यूनिक है और में से। भाई, कभी कभी ऐसा होता नहीं कि कुछ तो उनसे क्या होना चाहिए। सामान्य गुण के आधार पर व्यक्ति की, आज के समय में आप ये देखोगे ना, तो सामान्य गुण के आधार पर व्यक्ति की पहचान नहीं होगी। सामान्य गुण से आदमी अपने आप को प्रभावित भी नहीं कर सकता, क्योंकि आज का जो समय है ना, वो चल रहा है आपके इंटरनल पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने का। तो जो लोग होते हैं जो अंदर से थोड़े से अनूठे होते हैं ना, उनका प्रभाव आज के समय में क्या पड़ता है? आपके अधिक पड़ता है। बाह्य चीजों का वैल्यूज धीरे धीरे क्या हो गया? अब खत्म हो गया। अब जिम विम जाने से या अच्छे स्मार्ट खास दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इससे कोई अब अंतर नहीं रहा। अब तो हाँ, आंतरिक रूप से आपको क्या होना पड़ेगा? मजबूत होना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखना, अस्थिरता के
अंतर्गत आप ये सीख सकते हो कोई गुण ऐसा है जो लंबे समय तक उसमें अस्थिर और अस्थायी एक ही होता है, एक कोई गुण है जिसका वो लंबे समय से अनुकरण कर रहा है, तो ये उसकी व्यक्तित्व की प्रतिभा। अनूठा का मतलब होता है कि दूसरों से इसमें हल्का सा क्या अलग है ना भाई, दूसरों से इसमें क्या है, कुछ तो अलग है, तो वो कुछ अलग जो है ना वही हमारी प्रभावशीलता को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये ध्यान रखना, अनूठा, अस्थायी और अस्थिर से हम सैद्धांतिक अवधारणा को कौन सा सत्य नहीं है, तो सामान्य चीजों की हम यहां पे कोई वैल्यूज नहीं मानते हैं। पढ़ने से संबंधित अधिगम की अक्षमता को क्या कहा जाता है? ऐसे बालक जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है उसको डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है, डिसरेफिया कहा जाता है या डिस्थानिया कहा जाता है। बताओ इसको क्या कहा जाएगा? बिल्कुल, पठन संबंधी समस्याओं को डिसलेक्सिया कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? ये एक मानसिक विकार है जिसके अंतर्गत आपके पठन संबंधी विकार होगा। कौन सा होगा? आपके पठन संबंधी क्या माना जाएगा? आपके विकार माना जाएगा। डिसलेक्सिया है ना, जैसे डिस्ग्राफिया तो वो आपके लेखन संबंधी हो जाता है, डिस्कैल्कुलिया तो वो आपके गणित संबंधी विकार हो जाता है। इसी प्रकार से आपके जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाएगा मेरे दोस्तों? वो आपके सही हो जाएगा डिसलेक्सिया। ये नॉर्मल चीजें, अधिगम की अक्षमता से प्रश्न है। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऐसे बालक जिनको नियमित आधारभूत, न्यूनतम, कम से कम आधारभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो रही है, उससे भी वंचित है, ऐसे बालकों को आप क्या कहोगे? ऐसे बालक अपराधी बालक कहलाते हैं, ऐसे बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं, ऐसे बालक प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक कहलाते हैं, या ऐसे बालक जो होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? आपके पिछड़े बालक कहलाते हैं। देखो, पिछड़े बालक, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि पिछड़ना का मतलब शिक्षा में बालक का क्या हो जाना? पिछड़ जाना। एजुकेशन में किसी वश यदि बालक पीछे रह गया तो उसको पिछड़ा कहेंगे। विशिष्ट बालक तो सारे होते हैं, प्रतिभाशाली भी विशिष्ट हैं, मंदबुद्धि भी विशिष्ट हैं, पिछड़े बालक भी विशिष्ट है, सृजनात्मक बालक भी विशिष्ट है, समस्यात्मक बालक भी विशिष्ट है, विकलांग बालक भी विशिष्ट है, अलाभान्वित बालक भी विशिष्ट है, सारे विशिष्ट। सामान्य के अलावा जो कुछ है वो सब विशिष्ट है, ये भी नहीं होगा, इसको भी कहा। अपराधी बालक देखो कोई भी हो सकता है ना, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बालक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है और इसका व्यवहार पूर्णतः समाज विरोधी है या शासन के विरुद्ध है या प्रशासन के विरुद्ध है, ऐसे लोगों को अपन अपराधी बालक कहते हैं। तो अपराधी बालकों को न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल। हाँ, ये बात सही है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के अंदर अपराधी प्रवृत्ति आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से अधिक होती है, ये मनोविज्ञान कहता भी है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि जिनको थोड़ी बहुत सुविधाएं भी नहीं मिल रही उसको अपराधी बालक, इनको कहेंगे प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक, है कि एक सामान्य चीजें जो उनको चाहिए थे वो परिस्थिति भी उनको क्या नहीं हो रही, आपके प्राप्त नहीं हो पा रही है, या ये चीज इनको नहीं मिल पा रही। अलाभान्वित बालक भी कह सकते हैं इनको, जिनको लाभ ही नहीं मिल पा रहा, जिनको सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है, जो किसी कारण या परिस्थिति समाज की मुख्य धारा से बहुत नीचे रह गए, ऐसे लोगों को अपन क्या कहते हैं? प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक। सी वाला ऑप्शन यहां पे याद रखना। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन व्यवहारात्मक लक्षण है? इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जो आपके कुसमायोजन को दर्शाता है? आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा या उदासीनता। कुसमायोजन का पता यहां से कैसे चलेगा? तो देखो यहां पे आपको यह ध्यान रखना है, देखो चिंता से भी कुसमायोजन होता है, असुरक्षा से भी होता है, उदासीन सद, लेकिन ये कह रहा है कि व्यवहारात्मक लक्षण कौन सा है जो व्यवहार में नजर आता है कि ये एडजस्ट नहीं है। तो देखो चिंता जो होती है वो व्यक्ति के व्यवहार में नहीं दिखती है, व्यवहार का मतलब अंतःक्रिया के अंतर्गत नजर नहीं आती, उदासीनता भी नहीं, असुरक्षा भी नहीं। आक्रामकता एक ऐसी चीज है ना जो आपके व्यवहार के छोटी छोटी चीज के ऊपर क्या हो जाना, आपके गुस्सा हो जाना, किसी भी चीज को लेकर के आप किसी अन्य चीज के ऊपर क्या कर देते हो, आपके निकाल देते हो, उसको क्या कहा जाता है? आपके आक्रामकता, है ना। तो आक्रामकता आपके व्यवहार में आ जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि सीधा आपके व्यवहार के अंदर वो चीजें क्या हो जाती है, आपके झलक जाती है, उसको क्या कहा जाता है? आपके आक्रामक। तो आक्रामकता किसी भी समय में, तो आक्रामकता आपके व्यवहारात्मक लक्षण कहलाएगा, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये आंसर यहां पे सही हो जाएगा। बताओ विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? ऐसे बालक जिनको विशेष आवश्यकता है ना, कोई चीज, ज्ञान, अधिगम, हर चीज करवाने की विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं, उनके साथ में से ऐसी कौन सी चीज है जो उनके लिए क्या नहीं मानी जाएगी मेरे दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि के रूप में आपके काम नहीं आएगी, जिनको विशेष आवश्यकता है। ऑप्शन 1
पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियां, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। बताओ इनमें से ऐसी कौन सी चीज होगी जो इनके लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, सीधी सीधी संबंधित नहीं है। देखो, विशेष आवश्यकता वाले बालकों का पाठ्यक्रम विभिन्नीकरण होना चाहिए, प्रत्यक्ष संबंध है भाई। जैसे प्रतिभाशाली बालक है तो उनका पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए, मंदबुद्धि बालकों का पाठ्यक्रम संक्षिप्त होना चाहिए, तो ये तो होना बिल्कुल जरूरी, ये लाजमी, ये सही भी है। शिक्षण विधियां, बिल्कुल विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षण विधियां सामान्य बालकों से क्या होनी चाहिए, भिन्न। प्रतिभाशाली बालक हैं तो उनको अलग विधियों से पढ़ाओ, कमजोर बालकों को अलग विधियों से पढ़ाओ, मंदबुद्धि बालकों को अलग विधि से पढ़ाओ, ये भी सही है भाई, है ना। विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, यह भी सही है, ये भी तो ये आपके प्रत्यक्ष हैं, ये भी आपके बालकों के लिए प्रत्यक्ष विधि है, ये भी बालकों का प्रत्यक्ष सुधार किया जा रहा है, इसमें भी प्रत्यक्ष। खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि सहगामी जो होती है ना, ये अप्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष का मतलब सीधा सीधा सुधार किया जा रहा है, अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि सीधा सीधा सुधार नहीं किया जा रहा है, तो ये आपके प्रत्यक्ष विधि से संबंधित नहीं है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गतिविधियां हैं, सहगामी क्रिया जो है, वो आपके कौन सी मानी जाएगी, अप्रत्यक्ष मानी जाएगी। बी वाला विकल्प यहां पर बिल्कुल सही होगा। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय सिद्धांत अधिगम, कुछ आगे है क्या, नहीं है ना, अधिगम निम्न के द्वारा समझाता है। बताओ आप में से आपके जो शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो किसके द्वारा दी गई थी, जो आपके पावलोव के द्वारा जिसको क्या किया गया था मेरे दोस्तों, विकसित किया गया था। आपको यह बताना है कि पावलोव का जो विकसित किया गया था, इनमें से उनका कौन सा संबंध आपके माना जाएगा। देखो, पुनर्बलन का मतलब, तो पुनर्बलन के ऊपर तो जोर देने वाला सिद्धांत या जो व्यक्ति था उसका नाम था स्किनर। रीइंफोर्समेंट के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, सीखता है। अंतर्दृष्टि पर जोर देने वाला व्यक्ति कौन था, आपके कोहलर, है ना। अनुकरण या अवलोकन के द्वारा सीखता है, तो इसमें तो बहुत सारे लोग आते हैं, आपके वाइगोत्स्की भी आता है, जीन पियाजे भी आता है ना, आपके क्या नाम है उसका, अल्बर्ट बंडूरा भी आता है, ये सारे अनुकरण पर बोल रहे। साहचर्य के ऊपर जोर दिया था इन्होंने। आपको पता हो तो मैंने इनका एक संप्रत्यय पढ़ाया था जिसका नाम था सामान्यीकरण। उस वक्त भी मैंने बताया था कि एक बार व्यक्ति किसी के साथ में किसी वस्तु के साथ में अनुबंधन कर लेता है तो उससे मिलती जुलती चीजों के साथ में भी लगभग वो वैसा ही व्यवहार करता है, इसको अपन साहचर्य कहते हैं। अगर याद हो तो मैंने रेनर, अल्बर्ट और वॉटसन का उदाहरण देकर के आपको समझाया था कि उन्होंने जो है खरगोश के ऊपर प्रयोग किया था। बच्चा खरगोश को हाथ लगाता, तेज ध्वनि निकलती थी, बच्चा फिर खरगोश से हर सफेद चीज से डरने लग गया, याद आया कुछ ऐसे मोटे मोटे तौर पर। हाँ, वो आपके साहचर्य है। ये संबंध स्थापित करना, अनुबंधन उद्दीपकों के साथ संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है, साहचर्य। और इवान पावलोव द्वारा सिद्धांत के अंतर्गत जो संप्रत्यय दिया गया था उसका नाम भी क्या था, आपके साहचर्य। ऑप्शन में जेबी वॉटसन भी हो सकता है साहचर्य से संबंधित कभी कभी। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी चीज ऐसी है जिनका संबंध अधिगम की प्रक्रिया या अधिगम की प्रकृति में नहीं आता। ऑप्शन 1, प्रतिबिंबन करना, प्रत्यक्षीकरण करना, अधिगम की प्रक्रिया ये एक तरीके से। तर्क करना अधिगम है, कल्पना करना अधिगम है, परिपक्वता अधिगम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिपक्वता एक प्रकार की आपकी स्वाभाविक क्रिया है। भाई कौन सी क्रिया है मेरे दोस्तों? स्वाभाविक क्रिया है। और ध्यान रखना, स्वाभाविक क्रिया जो होती है वो स्वाभाविक क्रिया हमेशा क्या होती है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, स्वाभाविक क्रिया को हमेशा क्या कहा जाएगा, स्वाभाविक क्रिया कभी भी अधिगम नहीं होती, क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया कभी भी क्या नहीं होती है, आपके स्वाभाविक नहीं होती। शारीरिक विकास क्या होता है, स्वाभाविक होता है। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? थॉर्नडाइक के द्वारा, कोहलर कोप्ता के द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा या अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा? यह आपसे पूछा गया है कि अधिगम में पुरस्कार और दंड। सिंपल सी बात है, बताओ इन चारों में से पुनर्बलन की बात किसने कही थी? मैंने आपको पुनर्बलन के साथ दंड भी समझाया था अलग से। मैंने आपको यह बात बताई भी थी कि पुनर्बलन अलग चीज होती है, दंड अलग चीज होते हैं। पुनर्बलन के भी 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। दंड के भी 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। आप जो है अपनी प्लेलिस्ट जो पड़ी हुई है ना 104 वाली क्लास, उसमें आप स्किनर को पढ़ना, उसमें मैंने दंड और पुनर्बलन दोनों चीजों को क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। और ये दोनों चीजों के ऊपर जोर देने वाला व्यक्ति कौन बताओ? बीएफ स्किनर, है ना। तो यहां पे सही तो बीएफ। थॉर्नडाइक तो आपके अभ्यास और आपके अनुभव के द्वारा सीखने पर जोर देता है।
कोहलर कोफ्ता जो है वो आपके किसके द्वारा सीखने पर जोर देता है? सूझ के द्वारा। अल्बर्ट बांडुरा जो है वो आपके किसके द्वारा सीखने पर जोर देता है? अवलोकन के द्वारा, प्रेक्षण के द्वारा, भाई ऐसे भी कह सकते हो। प्रेक्षणीय अधिगम के ऊपर ये क्या देता है? आपके बल देता है कि प्रेक्षण के द्वारा सीखेंगे अल्बर्ट बांडुरा। बी एफ स्किनर यहां पे आपका आंसर सही हो जाएगा। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको यह बताना है कि अधिगम की अवधारणा को समझने के लिए इसमें से कौन से कथन को आपके सही, कौन से कथन को आपके सही नहीं माना जाएगा? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, बिल्कुल यह कथन सत्य है, उत्तर नहीं होगा। अपेक्षाकृत व्यवहार में अस्थायी अंतर परिलक्षित होता है, बिल्कुल अधिगम के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अस्थायी होगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सी, अधिगम अभ्यास से प्रभावित होता है, बिल्कुल अभ्यास के द्वारा किया गया अधिगम मजबूत होता है, ये भी सही। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं है, अधिगम पूर्ण रूप से अर्जित प्रक्रिया है ना, इसमें जन्मजात से कुछ भी नहीं होता है ना, जन्म से सारी चीजें आपको वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करते हुए क्या करना होता है? अर्जन करना होता है, बिल्कुल भी ये जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर यहां पे हो जाएगा डी, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है। शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? ये इन्होंने आपके एक प्रश्न पूछा है जिसके अंतर्गत बताया कि शिक्षा के अंतर्गत अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया है, कि आपके शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण जो है कि किसके द्वारा आपके प्रस्तुत किया गया। ये एक नया प्रश्न था उस वक्त। कार्ल जुंग ने आपके ऐसी कोई बात नहीं की थी। कार्ल जुंग जो व्यक्ति था वो पहला आपके मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व का वर्गीकरण वाला विद्वान था कार्ल जुंग, है ना। आपके ये वाक्य पूर्ति परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण जो बने थे ना, शब्द साहचर्य परीक्षण जो बनाया गया था, शब्द साहचर्य परीक्षण के अंतर्गत क्या जो मानक शब्दावलियों का जो निर्माण किया था वो भी आपके कार्ल जुंग के द्वारा किया गया था, है ना। सेलिगन भी नहीं है, चोमस्की को अभी पढ़ा। यहां पे आपका उत्तर सही होगा जोसेफ डी नोवाक, ये आप ऐड कर देना, क्योंकि ये अपन ने किसके अंतर्गत नहीं पढ़ा था, ये अपन ने थ्योरी क्लासेस में, मैंने भी आपको शायद, मुझे जहां तक याद है मैंने ये नहीं बताया था कि अवधारणा मानचित्रण के निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, जोसेफ डी नोवाक के द्वारा किया गया था। हालांकि ये बहुत अतिरिक्त या बहुत आउट प्रश्न भी मैं इसको कह सकता हूं, लेकिन अकॉर्डिंग सिलेबस तो सही था, उस वक्त ये नया था, है ना, ये कोई नहीं पढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। उस वक्त पूछा भी गया था तब भी ये सबके बाहर ही था एक तरीके से। तो ये ध्यान रखना, एक अपने कॉपी के ऊपर या नोट्स के ऊपर इस चीज को लिख देना, वापस रिपीट होकर के आएगा तो काम आएगा। मैं एक शॉर्ट वीडियो में इसको समझा भी दूंगा। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? आपको यह बताना है कि इसमें शिक्षण का कौन सा ऐसा प्रकार है जो शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। आपको बताओ संज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण या वर्णात्मक। देखो ये आपके इसका संबंध जो है वो किससे है? आपके ज्ञानात्मक पक्ष से है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा। भावात्मक उद्देश्य भी होता है, ब्लूम को याद करो। मनोगत्यात्मक का मतलब क्रियात्मक भी होता है, तो यानी कि कौन सा नहीं होता है? तो वर्णनात्मक शिक्षण नाम का कोई चीज नहीं होती। क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और कौन सा होता है? आपके भावात्मक। तीन होता है, तो वर्णनात्मक नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नैसर्गिकता से विचारों की सूची को एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को क्या कहा जाता है? नैसर्गिकता के विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा समस्या समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को क्या कहा जाता है? देखो यह कहता है कि नैसर्गिकता के विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा आपके सामने बहुत सारी एक समस्या आती है, उस समस्या के समाधान, समस्या आने पर आपके दिमाग के अंदर एक हलचल होती है, और हलचल होते ही उसके समाधान के कई प्रकार के विचार जो हैं आपके दिमाग में आने क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं, या आपके मस्तिष्क में आने क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। आपके उस सभी विचारों को एकत्रित करके एक ऐसा श्रेष्ठ विचार निकालते हो जिससे समस्या का समाधान हो जाए, ऐसी विधि को कहा जाता है आपके मस्तिष्क विप्लवन विधि, या इसको अपन जो कहते हैं, या इसको अपन कहते हैं ब्रोनस्टॉर्मिंग मेथड। जी, ऑसबर्न के द्वारा इसको विकसित किया गया था। हाँ, मस्तिष्क उद्वेलन विधि भी कहते हैं इसको भाई, है ना। ध्यान रखना, आपके सृजनात्मक बालकों को शिक्षण देने की सबसे बढ़िया विधि भी मानी जाती है। सृजनात्मक बालकों को टीचिंग मेथड में मैंने पढ़ा रखी है वैसे, मस्तिष्क विप्लवन विधि या मस्तिष्क उद्वेलन विधि। तो यहां पे आपका समझ सही जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपके
हाँ, ये तो नाम भी दे रखा है, रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। रचनात्मकता मतलब सृजनात्मकता। तो सृजनात्मक बालकों के लिए सबसे बढ़िया विधि कौन सी होती है? मस्तिष्क विप्लवन विधि। यहां से भी आप एक कनेक्शन स्थापित कर सकते हो। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? भाई क्लास में यदि आप बालकों को पढ़ा रहे हो तो अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया में साफ साफ संबंधित नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, अंतर्व्यक्तिक समायोजन, प्रशंसा और आलोचना या आकांक्षा का स्तर प्रत्यक्ष रूप से आपके संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष, देखो प्रगति और परिणाम से तो आपको पता चल रहा है, क्योंकि अभिप्रेरणा प्रक्रिया भी होती है, परिणाम भी होती है कि बालक कितना सीख रहा है और कितना नहीं सीख रहा है। ये तो अभिप्रेरणा को प्रत्यक्ष रूप से बता रहा है। प्रशंसा और आलोचना, ये भी आपको जो है यूं कह सकते हो कि सीधी सीधी बालक को क्या मिल रही है? अभिप्रेरणा। आकांक्षा का स्तर, बालक के जानने की इच्छा भी अभिप्रेरणा को साफ साफ प्रत्यक्ष रूप से। अंतर्व्यक्तिक समायोजन, ये आपके है ना अपने से साथ में अंतर्व्यक्तित्व समायोजन जो है ये कैसे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होगी? क्लास अधिगम में ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है कि आप किन किन लोगों के साथ एडजस्ट है, किन किन के साथ में एडजस्ट नहीं है, ये इसका संबंध प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा से नहीं है। तो ये आपके तीनों गतिविधियां तो कौन सी कहलाएगी? आपके प्रत्यक्ष, और इसका संबंध आपके देखो अंतर्व्यक्तिक समायोजन अभिप्रेरणा से संबंधित हैं कि आप एडजस्ट हैं, लेकिन इसका प्रत्यक्ष संबंधित आपके अभिप्रेरणा से नहीं है। कब? जब आप क्लास में बालकों को क्या कर रहे हो? पढ़ा रहे हो, या कक्षा में बालकों को क्या कर रहे हो? आप अधिगम करवा रहे हो। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? आप सबको पता है कि प्रोफेसर यशपाल की उपस्थिति में 1992 के अंदर एक्शन कार्यक्रम हुआ था। उसके तहत 1993 के अंतर्गत एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें शिक्षा बिना बोझ के, है ना, जहां पे आपके कमेटी बनाई गई थी जिसमें अध्यक्ष यशपाल को बनाया था, और उसी के आधार पर प्रोफेसर यशपाल ने एक नवीन पाठ्यचर्या का दस्तावेज जो उपलब्ध करवाया था वो कौन सा था? आपके 2005 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2021 एनसीएफ नया आएगा, विकसित किया जाएगा, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लिखा है। बताइएगा, है ना। तो कौन सा था? तो मैंने कहा कि उनका जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसके अंदर मूल लक्ष्य भी ये लिखा था, शिक्षा बिना बोझ के सीख, है ना, कि बालकों के बैग का वजन कम किया जाए। अब बालक फ्रेश मूड से विद्यालय जाएगा और आनंदित तरीके से क्या करेगा? अध्ययन करेगा। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव जो है अब नहीं बनाया जाए, ये आपके एनसीएफ 2005 में बताया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी 2009 के लिए कौन सा कथन यहां पे सही नहीं है, ये बताना है। क्या नहीं वाले प्रश्न पूछे इस पेपर के अंतर्गत? आरटी 2009 के अनुसार आपको यहां पे बताना है कौन सा कथन यहां पे सही नहीं है, है ना। 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बिल्कुल 6 से 14 साल तक के बालक को बालक शब्द से संबोधित किया जाएगा और उनके अधिकार दिए गए कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रबंधन समिति का प्रावधान है, बिल्कुल प्रबंधन समिति का, मैनेजमेंट कमेटी का निर्माण किया जाएगा, एसएमसी का। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, बिल्कुल ये भी सही है। राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग दोनों का क्या किया गया? आपके गठन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाया गया। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह 60 घंटों नहीं 45 घंटों का क्या किया गया मेरे दोस्तों? निर्माण किया गया। ऐसा कोई नहीं कि 60 घंटे तक व्यक्ति कार्य करेगा। तो कौन सा सही नहीं है? डी वाला सही नहीं है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास को किसका योगदान नहीं है? यह आपको थोड़ा सा बड़ा प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किसका योगदान आपके नहीं माना जाएगा, है ना। हाँ, किसका योगदान नहीं है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का? हाँ, तो यहां पे देखो दो नाम दिए, स्टीफन एम कोरे और कोवे। देखो कोरे तो है, आपको पता है, इसका तो योगदान है क्रिया। बंकिंगम ने तो सबसे पहले किया, तो कर्ट लेविन ने भी किया था। किसने नहीं किया था? एम कोवे ने। मैंने तीनों नाम पढ़ाए अभी आपके मैराथन क्लास में। कुर्ट लेविन का योगदान भी पढ़ाया, बीआर बंकिंगम का भी पढ़ाया और स्टीफन एम कोरे का भी पढ़ाया। कोवे नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, तो इन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। स्टीफन एम कोवे नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर से मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है?
इस प्रश्न को मैं कह सकता हूं कि आपके आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि रीट प्री के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान दे भी नहीं रखा। इसी मैंने हालांकि पढ़ाई है आपको शिक्षा मनोविज्ञान, लेकिन रीट पात्रता परीक्षा के अंतर्गत ये मेंस का पेपर है ना, इसीलिए इसके अंदर आपके शिक्षा मनोविज्ञान का, ये प्री के अंतर्गत आपके शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा क्वेश्चंस नहीं आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? क्रम सूचक मापनी, नामिक मापनी, अनुपातिक मापनी या समान अंतराल मापनी? इनमें से ऐसी कौन सी मापनी है जिसमें सबसे कम या सबसे न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? देखो, क्रमबद्ध मापनी का मतलब तो होता है कि क्रम से उस जगह जमाना। नामिक मापनी के अंतर्गत या अनुपातिक मापनी या समान अंतराल मापनी, सबसे कम मापनी का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है आपके अनुपातिक मापनी। भाई किसका पे आ जाए? आपको मैंने पढ़ा रखा है शायद, क्रमिक मापन, नामित मापन, अनुपातिक मापन, और ये मैंने बता भी रखा है कि सबसे परिमार्जित मापन जो होता है वो यही होता है, सबसे कमजोर या सबसे कम परिमार्जित होता है वो नामित मापन होता है। मूल्यांकन के अंतर्गत ये चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है ना, चेक करिएगा। तो यहाँ पे आपके सबसे कम जो प्रयोग किया, न्यूनतम प्रयोग जो किया जाता है वो किसका किया जाता है? अनुपातिक मापनी का। निम्न में मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? बताओ, इनमें से ऐसा कौन सा सिद्धांत है या ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है ना जिसका संबंध आपके किससे नहीं है? तो जिसका संबंध आपके किससे नहीं माना जाएगा? बाल विकास के सिद्धांतों से नहीं माना जाएगा। देखो, जीन पियाजे ने तो आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, ये तो नहीं होगा। लेव वाइगोत्स्की ने बालकों का कौन सा सिद्धांत दिया? बताओ। सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया बाल विकास में, ये भी नहीं होगा। सामाजिक संज्ञानात्मक, अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया कि बालकों का विकास के अंतर्गत सामाजिक अधिगम की भूमिका कैसी होती है प्रेक्षणीय अधिगम पर, यह सब है। अब्राहम मास्लो का नहीं है। अब्राहम मास्लो ने आपको पता हो तो आवश्यकता पदा अनुक्रम का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था, जिसका संबंध अभिप्रेरणा से है, जिसका संबंध आपके अधिगम से है, जिसका संबंध आप व्यक्तित्व से भी मान सकते हो कि व्यक्तित्व के अंतर्गत भी अब्राहम मास्लो का ये योगदान है। लेकिन ये ना बाल विकास के अंतर्गत इन्होंने आपके जो आवश्यकता पदा अनुक्रम का सिद्धांत, या जिसको अपन मानवतावाद संप्रदाय कहते हैं, जिसमें 5 प्रकार की आवश्यकताओं का इन्होंने क्या किया था मेरे दोस्तों? वर्णन किया था या जिक्र किया था, उसके अंतर्गत ये नहीं गिना जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है? आनुवांशिकता की भूमिका में अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? आनुवांशिकता का मतलब यह होता है, हमारे पेरेंट्स से जो हमें चीज मिलती है उसको अपन क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। जो जन्म से हमारे क्या आती है साथ में, जुड़वा बच्चों का अध्ययन करना, अभिभावक बालक का विश्लेषण करना, दत्तक ग्रहण अध्ययन या समवयक समूह अध्ययन। आपको ये बताओ कि इनमें से कौन सा अध्ययन नहीं किया जाएगा, है ना? देखो, आनुवांशिकता की भूमिका की बात करें दोस्तों, तो देखो, जुड़वा बच्चों का अध्ययन भी आपके जो वैद्य है यानी इनका अध्ययन भी किया जाता है। आपके आनुवांशिकता की भूमिका में अभिभावक बालक शिक्षण का भी किया जाता है। दत्तक ग्रहण पुत्र यानी कि गोद लिए हुए पुत्र का भी क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। समवयस्क समूह का अध्ययन, समवयस्क का मतलब होता है एक समान उम्र दिखने वाले या एक समान आयु वाले लोगों का कभी भी क्या नहीं किया जाता है? तो उसके अंदर कभी भी अध्ययन नहीं किया जाता। समान आयु वाले लोगों का अध्ययन यहां पे नहीं किया जाएगा, आनुवांशिकता में नहीं किया जाता। इन तीनों का तो किया जाता है आपके, तो किसका नहीं किया जाता है? तो डी आंसर यहां पे सही होगा। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दैहिक यानी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषता जो नजर आती है, उसको आपको इसको किस नाम से आपके जाना जाएगा? यहां पे चाय पी लेता हूं 2 मिनट ना। चलिएगा, हाँ, आपको यह ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसको कहा जाता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? ध्यान रखना कि व्यक्ति की जो
अवलोकनीय लक्षण जो नजर आते हैं, देखने के बाद जो लक्षण नजर आते हैं, अवलोकनीय लक्षण, उनको क्या कहा जाता है? आपके फिनोटाइप पे देखते, जैसे व्यक्ति की लंबाई है ना, व्यक्ति का रंग, उसके शरीर की आकृति, ये सब जो होता है वो कौन सा कहलाता है? तो वो कौन सा कहलाता है? फिनोटाइप। अब इसके अंदर मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी होती है भाई, बाहर तो शारीरिक और ये होती है आंतरिक। मनोवैज्ञानिक बोलने का तरीका, उसका व्यवहार, उसका आचरण, ये सारी चीजें जो हमें दिखती है उसको फिनोटाइप कहा जाता है। सी, ये भी लिख लेना, इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, है ना। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? यह कहता है कि किस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत, आपको यह बताना है किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बालक का जो विकास है शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली से होता है, कि इनमें से ऐसी कौन सी चीजें जिसके द्वारा बालक का विकास जो होता है वो कैसे होता है आपके शरीर के अंदर एक विशिष्ट तरीके से, या एक नियमित तरीके से, या एक प्रॉपर सिस्टम के द्वारा होता है। ये क्यों होता है? ये वातावरण से होता है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है? नहीं, ये एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है ना, जो आपके प्रकृति ने निर्धारित कर रखी है, और सभी का जो विकास होता है उसी जैविक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग होता है। ये आपको क्या रखना है? इसका ध्यान रखना है। तो ये आपका कौन सा मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा? तो ये आपका 7वां मॉडल पेपर आज क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कल आपके रात वाली क्लास नहीं आई थी क्योंकि दिन में मैंने मैथ्स की ले ली थी। मैं इतना भी समय नहीं खाना चाहता कि 4-5 घंटे केवल मैं ही पढ़ूं, क्योंकि आपके अन्यत्र सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। वैसे हैं कि 3-4 आपको मैराथन और मिलेगी। आज मेरा एक कोचिंग पर विदाई समारोह, तो वहाँ जाएंगे, तो आज दिन में तो कोई क्लास आएगी नहीं, रात को आएगी सीधी की सीधी, है ना। तो दिन भर में भी नहीं हो तो नहीं आएगी। उसके बाद में आपके कल जो है सुबह एक क्लास आपकी आ सकती है, कोई बड़ी वाली आ क्या सकती है, आएगी फिक्स। शनिवार रविवार को भी बड़ी क्लास से आपको मिल ही जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आराम से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर देना। और 25 तक का अपना टारगेट है, वो आपको पता ही है ना। मैंने आपके भरोसे और ज्यादा छोड़ रखा है। दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं ना, हमने अंदर बढ़ रही है ना, ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि हमने फरवरी 2024 में यह कहा था कि कम से कम तो इस रीट का जो है ना हमारा ये टारगेट, और ये तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। यहां तक तो हमें पहुंचना है। तो 12-15 दिन बड़े हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, और आपका प्रेम वैसे हमारे साथ में बहुत ज्यादा बना हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपकी जो है क्लास का प्रभाव जो है आपके ऊपर कैसा पड़ रहा है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसा हमें विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित्त रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।